नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। आज भोजन पर बात शो में आप लोगों का सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने बात कही थी कि हम लोग इस बार चर्चा करेंगे कुछ अलग किस्म की सब्जियों की, जिसमें एक तो कद्दू है, दूसरा नदरू यानी कमल ककड़ी है, और तीसरी बात थी ओल यानी सूरन की। कद्दू इसलिए कि कद्दू ऐसी सब्जी है जिससे हम लोग को सब चिढ़ते रहे। बचपन में कोई बच्चा कद्दू खाता हो ये मैंने कभी देखा नहीं। और आलोक जोशी दिखा भी रहे हैं कद्दू को, कद्दू का क्या हाल होता है। लेकिन बनारस के हैं चंचल जी। बनारस की पूरी कचौड़ी के साथ कद्दू की सब्जी दी जाती है। आप चांदनी चौक में पराठे वाली गली में जाएं तो जो अच्छे पराठे हैं उनके साथ जो सब्जी दी जाती है वो कद्दू की सब्जी सब्जी दी जाती है। दूसरा क्या है कि हम लोग जो बारात जाती थी, बारातों में जो पहला खाना पूरी के साथ कद्दू की सब्जी जरूर होती थी। कटहल, कद्दू, परवल, ये तीन सब्जियां थी जो हमारे गांव के शादी ब्याह तीज त्योहार सब में हमेशा चलती थी। तो हम आज की बात यहीं से शुरू करते हैं। बात करेंगे पूर्णिमा जी से। पूर्णिमा जी, ये कद्दू की थोड़ी सी क्या खासियत है आप बताएं तो ज्यादा। देखिए, कद्दू की सब्जी जो है ठंडक देने वाली सब्जी है, शीतल सब्जी है। और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, पेट अच्छा साफ करती है। तो इसको खाने से बहुत पेट अच्छा रहता है। और इसमें सब कुछ है जो हमें विटामिन चाहिए, जो हमें मिनरल्स चाहिए। फास्फोरस है, आपका आयरन है, विटामिन बी है, ए है, सब है इसमें। विटामिन सी भी है इसमें, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी इस मौसम की सब्जी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं मानती हूँ कि ये सब सब्जियों में बहुत ही मूल्यवान सब्जी होने के साथ साथ ये कम दाम की मिलती है। क्यों मिलती है कम दाम की? ज्यादा होती होगी या लोग खाना पसंद नहीं करते, खरीदते कम है इसलिए कम दाम है। पर ये जितनी भी सब्जियां चल रही होती हैं आपकी, मटर, गोभी, प्याज, आलू, जो सब बढ़ते रहते हैं, लेकिन कद्दू का दाम जो है वो कम नीचे ही रहता है। तो ये सबको समझ। खराब नहीं होता है जल्दी, ये है वजह। खराब पूर्णिमा मुश्किल से पूर्णिमा जी, खराब एक तो मैंने शुरू किया तो ये शुरू करती थी प्रियंका, संभव वो आज है नहीं। तो मेहमानों से परिचय तो मैंने कराना था, लेकिन मुझे लगता है वो आगे बढ़ गया। तो हमारे साथ जर्मनी, बर्लिन से जुड़ी ही अंजना सिंह। चंचल जी जो मशहूर चित्रकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वो हैं। अनन्या खरे जो शेफ हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। आलोक जोशी सीएनबीसी के जो पूर्व प्रबंध संपादक हैं वो जुड़े हुए हैं। एक आलोक जोशी उनका यूट्यूब चैनल है। तो ये इन मेहमानों के साथ हम बात कर रहे हैं। कल ही वहां पे बर्लिन में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है जो कद्दू को लेकर, सब्जी को लेकर के कोई त्योहार होता हो, ये मैंने सुना नहीं था इस तरीके से। तो हमें लगता है अंजना जी थोड़ा इस बारे में आप बताएं कि कल जो त्योहार हुआ, फिर हम आगे बात करते हैं। जी जी जी। वैसे ये त्योहार आया है पुराने समय में आयरलैंड से ये जो आयरलैंड के माइग्रेंट चले गए थे अमेरिका, ये फिर वहां से इसका नया रूप आया। पहले, बहुत पहले यहाँ 1500 कुछ से मनाया जाता था यूरोप में, और फिर उसके बाद अमेरिका में इसका रूप थोड़ा सा बदल गया। और अमेरिका से अभी ये 90 के दशक में आया है, 80-90 के दशक में फिर से वापस ये यूरोप में आया है। और आजकल यहाँ पे काफी लोग मनाते हैं हैलोवीन, तरह तरह की पार्टियां होती हैं। कल तो शायद कहीं नहीं था, नॉर्मल यहाँ पे बच्चे आते हैं सबके घरों में रात में, और वो अच्छे से बकायदा ओढ़ बोढ़ के आते हैं, भूत प्रेत की तरह बन के या कुछ और बन के, और वो मांगते हैं आपसे कि कुछ मीठा दीजिए, नहीं तो हम कुछ आपके साथ करेंगे। तो वो अक्सर क्या करते हैं कि मंजन या कुछ टमाटर आपके गेट पे फोड़ के चले जाएंगे, या मतलब आपको उनको कुछ ना कुछ देना होता है। तो वो बच्चे आते हैं, मांग के ले जाते हैं, लेकिन उन सब चीजों के पीछे इनकी कुछ मान्यताएं हैं जो क्रिश्चियन 1500 के दशक में, मतलब 1500 के आसपास मनाते थे, वो उससे संबंधित है। और अमेरिका से जाके इसमें पहले ये जो होता था, एक बीट्स होता है जिसका यहाँ यूरोप में शुगर बनता है। यूरोप में गन्ने का शुगर नहीं बनता है, चीनी, और वो बीट्स का बनता है। तो उसमें ये लाइट जला के कुछ करते थे, और वो अमेरिका में मिलता नहीं था शायद, तो उसकी जगह उन्होंने, जो आयरिश लोग थे, वो उसमें कद्दू में डाल के वो लाइट जलाने लगे। और फिर ये यहाँ से आ गया 80 के दशक के आसपास, लोग यहाँ पे मतलब मनाना शुरू किए, लेकिन 90 से ये काफी प्रचलित हो गया है। आज तो घर घर में मनाया जा रहा है। जी चंचल जी,
बनारस से आप हैं, बनारस में आप रहे, कद्दू की महिमा आपसे बढ़िया कौन बता सकता है? जी, ये असल में हम जिस समाज में हैं, ये गंगा जमुना के बीच वाले लोग, ये एक्चुअली सब्जी एज सच नहीं इस्तेमाल करते थे, एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि एक सालन की तरह हमेशा इस्तेमाल होता रहा। और अब तो खैर आदत पड़ गई है लोगों की। हमारे यहाँ जितने, जैसे कि आपने जिक्र किया शादी का, ब्याह में, मरनी करनी में, जब कभी भी ब्रह्म भोज होता था, तो उसमें केवल एक सब्जी या दो सब्जी चलती थी। उसमें से एक ये भी था कद्दू, कुम्हड़ा जिसको बोलते हैं, कि कद्दू की सब्जी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। पूर्णिमा जी बताएंगी इस बात को, कि अकेली सब्जी है जिसको आप बगैर तेल के भी बना सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना होता, बड़े बड़े टुकड़े काट करके इसको उबाल दीजिए, इसके साथ उबला हुआ आलू मिला दीजिए, पत्तल पे रख दीजिए। हम लोगों के बचपन तक इस सब्जी को केवल ब्राह्मण लोग ही बनाते थे और ब्राह्मण लोग ही खिलाते थे पब्लिक को, और पत्तल पर नमक अलग से रख दिया जाता था कि जिसको जितनी जरूरत। एक तो भूख रहती थी उस समय, और पूरी बड़े मुश्किल से उस जमाने में मिला करती थी, बहुत प्रेस्टिजियस भोजन माना जाता था, तो पब्लिक उसमें टूट पड़ती थी, और उसमें आज की तरह नखड़े नहीं थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और कुम्हड़ा आज आम लोगों के बीच में बहुत ही, अब जैसे अभी पूर्णिमा जी ने बताया कि थोड़ी सस्ती जरूर है, लेकिन अभी इसकी कीमत लगने लगी है। पहले तो गांव में बिल्कुल यूं ही लोग ले जाते थे मुफ्त में, और ये कुम्हड़े का मतलब होता था कि 10 किलो 5 किलो से शुरू करिए और 2 किलो तक आ जाइए, इससे छोटा नहीं होता था। लेकिन अब तो छोटी वैरायटी का भी आने लगा है। ये इस तरह से ये गांव के बहुत आम सब्जी मानी जाती है ये। जी, अनन्या से पहले राउंड में आपसे कद्दू की एक जानकारी लेंगे, किसी अच्छी सब्जी की, उसके बाद पूर्णिमा जी के पास जी। हाँ, अनन्या। तो मैं कद्दू के बारे में सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि हमारे होटल्स में कद्दू का मतलब सिर्फ इंडियन कुजीन में नहीं, कॉन्टिनेंटल कुजीन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हम वहाँ पे इसको पास्ता की फिलिंग के लिए और उसका सूप बनाकर, उसकी सॉस बनाकर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो कद्दू एक बहुत ही अच्छी हेल्दी सब्जी है जो हम सबको खानी चाहिए, सबकी खाने का पार्ट होना चाहिए। और जो वाराणसी की आपने बात की, वहां पे जो कद्दू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है वो बहुत ही फेमस है, और तीनों चीजों को मिक्स करके वहां पे यूज किया जाता है। तो मैं आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर करना चाहूंगी। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कद्दू को बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं, और उबला आलू लेते हैं, और उसके साथ भीगे हुए काले चने लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम तेल में सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल के, एक तेज पत्ता डाल के और जरा सी हींग डालेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, उसमें डालेंगे टमाटर, कटा हुआ टमाटर, और इन दोनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक, कटा हुआ अदरक, और उसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। इस सबको भूनने के बाद इसमें हम मैश किया हुआ आलू, उबला हुआ आलू मैश किया हुआ, वो इसमें मिक्स कर देंगे। उसके साथ काला चना और कद्दू डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स है, हम इसे ढक के थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक कि कद्दू अच्छे से उसमें गल ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे, मसाले डालेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाले जाएंगे इसमें, और आप लाल मिर्च चाहें तो अपने स्वाद के हिसाब से उसमें मिला सकते हैं। और इसको मिला के इसको ढककर पकाएंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, आधा कप करीब, जब तक मतलब कि कद्दू पकाने के लिए, और इसको करीब 10 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा तो बस इसे हम कचौड़ी के साथ या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आलोक चले गए थे लेकिन आ गए। आलोक अभी ये कद्दू दिखा रहे थे, वो फिर से दिखाएं और उसके बारे में बताएं। देखिए ये कद्दू की खास चीज देखिए, इसका रंग ये बिल्कुल लगभग ऑरेंज कलर का है। और कद्दू के बारे में अभी हाल में ये बात मुझे पता चली। एक तो मैंने बताया कि कद्दू खराब जल्दी नहीं होता है, इसलिए अनेक ऐसे समाजों में जहाँ वनस्पति नहीं होती है हर समय साल में, वहाँ इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसको रखा जा सकता है, लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं।
इसीलिए जहाँ ठंड होती है, जहाँ शाक सब्जी उगती नहीं है, वहाँ ये इसका स्टोर होके इस्तेमाल होता है। और इसकी प्योरी बना के भी विदेशों में फ्रीज करके रखी जाती है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपकिन सूप, कॉन्टिनेंटल फूड का कभी अनन्या कर रही थी, तो पंपकिन सूप में बहुत इस्तेमाल होता है, ग्रेवी को गाढ़ा करने के काम करता है, तो सूप गाढ़ा हो जाता है। और मुझे जैसे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने पीछे भी एक दिन जिक्र किया था कि मैं कद्दू खाना मतलब मेरे लिए, और हमारे यहाँ कहावत है लखनऊ में, ये सीमा अग्रवाल यहाँ बता रही हैं कि खाओ तो कद्दू से, न खाओ तो कद्दू से, तो ये इस्तेमाल होता है। लेकिन हम क्यों खाते थे? हमारी माता जी ने, जब वो माँ जैसे करती हैं अपने बच्चों के लिए, तरह तरह के उपचार करती हैं कि क्या कैसे खिलाऊं हर एक सब्जी के साथ। लौकी खिलानी है तो दाल मिला के, दही मिला के, अलग अलग तरह से बना के, अच्छा ये अच्छी लगेगी, चलो ऐसे बनाएं। कद्दू का उन्होंने एक हरे कद्दू का, ये पीला कद्दू है, ये पका हुआ, ये नहीं, कच्चे कद्दू का, उसको बनाया और उसमें मलाई मिलाई और क्या किया मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे घर में सभी लोग जो कद्दू नहीं खाते थे, वो सब कद्दू के एक तरह से शौकीन हो गए कि नहीं, और वो रोटी के साथ खाने के लिए कद्दू की बहुत बढ़िया सब्जी थी। मगर ये जो पका कद्दू है, इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसमें आपको तमाम तरह के विटामिन मिलते हैं। ये बात कही जाती है कि जितनी रंगीन सब्जियां हैं, हरे रंग के अलावा जो अनेक रंग वाली सब्जियां हैं, पीछे पूर्णिमा जी ने पिछली बार कहा था कि हरे साग के अलावा दूसरे रंगों वाले साग खाइए, तो ये जो इसका रंग है, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसकी सब्जी खास तौर पे बारात में या हमारे यहाँ मंगल के भंडारे में लखनऊ में वहाँ मिलती है, और वो मीठी होती है थोड़ी, और पूरी के साथ वो कद्दू की मीठी सब्जी और उसके साथ गुड़ और इमली की चटनी, ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा गजब का होता है। इसमें कोई मतलब इसको खाने का आनंद तभी, जब आप उसको एक बार 2-4 बार खा चुके हों, तभी आपको ये आनंद का एहसास होगा और बाद में बार बार मांगेंगे। जी, ये पूर्णिमा जी, आप तो पहाड़ से हैं, वहां हरा कद्दू होता है, लंबा कद्दू, वो मैदान के लोग कम देखते हैं, अब तो आने लगा है लेकिन पहचानते नहीं है। हमें लगता है ये हरे कद्दू और पीले कद्दू, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, उसके बाद हम लोग विदेश में लोग जुकीनी कहते हैं, जुकीनी जो कहलाती है, वो पहाड़ में उसको भी कद्दू ही कहा जाता है। जुकीनी भी इसी फैमिली की है, जो आजकल बहुत खाई जाने लगी है, और इधर हमारे मैदानी इलाकों में भी विदेश से जब से प्रचलन बढ़ा है इसको खाने का, तो काफी मांग हो गई है। कद्दू जैसी ही होती है, वो हरे कद्दू के करीब होती है, लेकिन फिर भी कद्दू का स्वाद तो अपने देश के कद्दू का स्वाद अलग ही होता है ना। और जो पहाड़ के कद्दू की बात करी, वहाँ हरा कद्दू होता है, तो वो हरा कद्दू ठीक है। ये पीले कद्दू में और खासियत बढ़ जाती है, एक तो स्टोर करने में आसान है, ट्रांसपोर्ट में आसान है, बहुत समय तक आप इसे रख सकते हैं। और जब ये ताजा हरा कद्दू है तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। विशेषकर ये कद्दू के अंदर का जो गूदा अक्सर लोग फेंक देते हैं, और उसके जो कच्चे बीज हैं उनको भी निकाल के फेंक देते हैं। वो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि गूदा और जो कच्चे बीज हैं उनकी एक साउथ इंडियन चटनी बनती है बड़ी अच्छी, अगर मैं थोड़ा उसे शेयर करना चाहती हूँ। उसमें क्या करते हैं, बस हींग में थोड़ा सा हींग मिलाकर भाप दे देते हैं इस गूदे को बीज समेत, और वो भाप देने से थोड़ा सा मुलायम सा हो जाता है, तो आराम से पिस जाता है। इसके साथ आप लाल मिर्च और उड़द की दाल अलग भून लेते हैं, और फिर इन दोनों को एक साथ पीस दिया जाता है, और थोड़ा इमली का गूदा या इमली का पानी इसमें मिला के, थोड़ी खटास और हरी मिर्ची भी डाल देंगे, तो उस मिर्च की भी इसमें मिर्च आ जाती है, एक चटनी में जो मिर्च आवश्यक होती है इसलिए। तो ये जो चटनी है ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपने इसमें बीज खा लिया। कद्दू का बीज उतना ही फायदेमंद है जितना कि कद्दू, और ये मूत्र संबंधी सारी बीमारियों में, प्रोस्टेट में बहुत उसमें बीज खाए जाते हैं। तो ये मेरा ये सब दर्शकों से आग्रह है कि कम से कम कद्दू का जो आप घर आ रहा है उसे फेंकिए मत, गूदा और कच्चे बीज को, उसकी चटनी बना लीजिए, है ना। इसके अलावा कद्दू के फूल की पकौड़ी पहाड़ में, और कद्दू के हरे पत्ते की भुज्जी तो पहाड़ में बहुत ही फेमस है। वहां तो बेल लग जाती है, कद्दू तो बाद में लगेगा, उसके पत्ते तो खाने शुरू हो जाते हैं। और जैसे चंचल जी मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये बहुत आसान सब्जी है, सरलता से उपलब्ध हो जाती है, सरलता से उग जाती है, तो ये सबकी पहुंच में है। तो इसलिए ये आम लोगों के लिए तो ये खाने के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आम लोगों के खाने के चलन में भी ये थी, और शादी ब्याह में या श्राद्ध में एक कद्दू की सब्जी का बनना भी बहुत जरूरी था पूरी के साथ।
पूरी के साथ इसको स्वादिष्ट बना लिया गया। पहले सादे रूप में जैसे चंचल जी ने बताया, फिर धीरे धीरे इसमें मसाले भी पड़ने लगे और खट्टी मीठी पीले कद्दू की सब्जी तो बहुत ही फेमस हो गई। आलू बेडमी के साथ, आलू पूरी के साथ ये सब्जी भी फेमस हो गई। और इसके पत्ते और फूल ही फायदेमंद है और गूदा और बीज भी। इसके जो पत्ते की आपने बात कही, तो बंगाल में मछली हिलसा भी, भापेर हिलसा जो है उसके अंदर लगा करके भाप में पकाई जाती है। तो मछली और कद्दू के जो पत्तों का है ये भी है। केले के पत्ते तो पहले से मशहूर हैं जिनमें मछली का इस्तेमाल करते हैं पकाने में, लेकिन कद्दू के पत्ते में भी मछली बनाई जाती है। हम एक दूसरी सब्जी जो और है, चाहता हूँ मैं एक सवाल इसी में पहले कद्दू को जरा निपटाने मेरा ख्याल है, क्योंकि ये बड़ा सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि कद्दू बादी होता है, ये कितना सही है? और कद्दू के थोड़ा बादी होता है कद्दू, तो इसमें इसके साथ अदरक जरूर खाना चाहिए, या इसकी सब्जी में थोड़ा आप अदरक डाल लीजिए। देखिए पहले जमाने में जहाँ कद्दू उग रहा है, गांव में उग रहा है, तो वहाँ मशक्कत भी बहुत हो रही है, हार्ड वर्क हो रहा है, तो बादी का तो स्वाद नहीं होता था। लेकिन हम अब घर में बैठे बैठे खा रहे हैं तो बादी तो करता ही है ये फिर। तो इसलिए थोड़ा अदरक इसमें, या अदरक का लच्छा साथ में खा लेंगे तो वो आप उससे, या अजवाइन में छौंक देंगे, दाना मेथी में छौंक देंगे तो उससे बादी कम हो जाए। मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं एक सवाल पूछ लूं अगर चंचल जी से आप इजाजत दें तो। चंचल जी, मैं गांव में कभी रहा नहीं हूँ, आप तो गांव में जाके बस गए, आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन मैं जिन जगहों पे रहता था, मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल पोस्टिंग थी, तो आमतौर पे गांव जैसी जगह होती थी सरकारी। ये बिजली बोर्ड की कॉलोनियां शहर से बहुत बाहर होती हैं, आसपास गांव ही होता है। एक चीज कही जाती थी कद्दू को लेकर खास तौर पे कि ये बहुत फ्रेजाइल या डेलिकेट फल होता है। जब ये इसमें फूल उगता है, फूल से बतिया बनती है, तो वो उंगली दिखाने पर खराब हो जाती है, जो बहुत डेलिकेट होती है। यहाँ कुहण बतिया क्यों नहीं देख तर्जनी जब ये क्या कहानी है? क्यों आखिर इतना डेलिकेट क्यों है ये? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कि हर पेड़ का उसी तरह से नेचर होता है कि जैसे इंसान का होता है। आपने कुछ पेड़ों को देखा होगा कि अगर आप उनको छू दीजिए तो सिकुड़ जाते हैं, वो आपसे छुई मुई। तो आप जिन पेड़ों से बात करते हैं या उनको म्यूजिक देते हैं तो उनकी बढ़त जल्दी होती है, और ये इंसान से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुम्हड़े के बतिये के साथ एक दिक्कत यह है कि रेज निकलती है आपकी उंगलियों से, किसी को भी दिखाएंगे तो उसके रेज जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है इनको, लेकिन सर्टेन एज तक ही। थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तब नहीं होता ये कुम्हड़े का नेचर है। उसमें सबसे ज्यादा मुलायम, सबसे ज्यादा खूबसूरत ये माना जाता है कुम्हड़ा। नंबर 2, अभी जैसे आपने कहा कि गांव में न तो फ्रिज है, न तो कूलिंग का सिस्टम है, न तो कोल्ड स्टोरेज थे, तो ऐसे समय में जरा इमेजिन करिए कि कौन सी ऐसी सब्जी हो सकती है कि जिसको वो दूर तक रखे जा सके। इसमें 2 मुख्य फसलें होती थी। एक तो कुम्हड़े की, जैसे आपने बताया कि साल 2 साल 3 साल इसको रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। दूसरा है आलू। आलू एक निश्चित समय तक, एक सीजन तक चलता है, तब तक दूसरी सीजन आ जाती है। ये इसका चलन चलता रहा और अब आज तक और वही चीज चल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह पर कुम्हड़े का इस्तेमाल होता है किसी न किसी रूप में। हमारे यहाँ सब्जी बनती है, साउथ में सांभर बनता है, बंगाल में चचड़ी बनती है, गुजरात में भी वहाँ चचड़ी बनती है। ये सब पूरे यूनिवर्सल ये है, ये एक तरह का फल, और इसकी उपलब्धता बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार खेत में फसल हो गई, निकाल के आपने रख दिया, कहीं भी रख दीजिए, इसको धूप नहीं लगनी चाहिए, बस ये साल 2 साल तक पड़ा रहेगा। ये इसका नेचर है। ये तो जितना मुलायम है, सेंसिटिव है बचपन में, जवानी के बाद ये उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये नेचर है, एक तरह का प्राकृतिक नेचर है ये। अंजना जी कोई सवाल पूछ रही थी। जी, मैं पूर्णिमा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आजकल सुपर फूड की तरह जो कद्दू के बीज हैं उसका तेल मिल रहा है, और ये तेल करीब 1700 के आसपास यूरोप में आया, और क्योंकि ये अमेरिका से आया था तो यूरोप में 1700 कुछ के आसपास आया, और आजकल काफी लोग सैलेड वगैरह में फिर से इसका उपयोग करने लगे हैं, कद्दू के बीज के तेल का। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सिर्फ सैलेड में, या हम इसको गर्म भी कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने सुना है कि सिर्फ कद्दू के बीज के तेल को कच्चा ही खाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, इसलिए आपके हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो बीज खाने का चलन है,
है ना, बहुत सारी चीजों के बीज खाए जाते हैं। तो उसी तरह कद्दू के हरे रंग के जो बीज है वो बहुत लोग खाने लगे हैं, क्योंकि वो कई बीमारियों में फायदेमंद हो गया है। जो उसमें अंदर तेल है ना, जिसकी आप बात कह रही हैं, जी वो कई जी बीमारियों में फायदेमंद हो गया है। प्रोस्टेट के लिए विशेषकर, मूत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में सलाद में खाने में कोई बुराई नहीं है, खाना ही चाहिए। और जो बीमार है वो अपना अलग से बीज खा सकते हो, जैसे कि मैंने बीज की चटनी बताई, कच्चे बीज की चटनी बताई है, तो उस तरह से वो भी बीज का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका बीज बहुत फायदेमंद, आयुर्वेदिक गुण है उसमें बहुत अच्छे हैं, हर्बल मतलब एक औषधीय गुण है उसके बीज में, तो इसको खाना चाहिए। और सूखे बीज में भी वही बताऊंगा कि ये क्या करते थे कि कद्दू के बीज को जब कद्दू कटता था उसके बाद उसके बीजों को राख में मला जाता था, उनको राख में मल लेते थे। वो राख में मलने का कारण ये था कि उसको अलग निकालने का अच्छा तरीका ये होता था, वरना वो बहुत चिपचिपा गुदा उसके साथ होता था। राख में मल के अलग कर लेते थे, उसके बाद वो बीज फोड़ फोड़ के हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन वो बीज फोड़ के खाए जाते थे। कुछ देर बाद मना किया जाता था कि अब सारे आज ही मत खा जाओ, लेकिन ये मेरे ख्याल से प्रचलित परंपरा है कि बीजों को कैसे निकाला जाएगा और कैसे खाया जाएगा। आलोक जी, ये मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, जिस तरह से खरबूजे का बीज का इस्तेमाल होता है, तो ये मिठाइयों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। ये बर्फी वगैरह में ये इसको उसमें लगाते हैं जी। हम लोग ब्रेड में डालते हैं। यहाँ तो बाजार में मिलता है, अच्छा वाला महंगा मिलता है। जी जी। ये असल में अब मैं दूसरी एक सब्जी पे बात करना चाहूंगा, और मैं चंचल जी से ही शुरू करूंगा। हम लोग क्या दिवाली आ रही, दिवाली में एक सब्जी बनती है सूरन की, ओल जिसको जी जी कहते हैं। जी, क्या वजह है, और इसके ऊपर थोड़ा आप भी इसकी इतिहास पे प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। ये असल में आप तो दो तरह के सूरन हो गए हैं। एक जो आपको लखनऊ दिल्ली वगैरह मिलेगी, ये सूरन है नहीं, जिसको सूरन कहते हैं। सूरन की पहली खूबी होती है, असल में जब मौसम चेंज होता है, इसके ज्वाइंट की सब्जी है ये। एक मौसम से दूसरे जब मौसम में आप जा रहे होते हैं तो उसके बीच में ये आपके गले की दुरुस्त करेंगे, गले का और से लेकर के डाइजेशन तक। ये बड़ी कमाल की सब्जी है ये। लेकिन इसको बनाने का गले का तो हाल खराब कर देता है अगर ठीक से पकाना। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका है। उसका तरीका है कि इसको जब सीधे बनाते हैं तो इसको उबालते हैं। पहले उबालते समय इसमें कुछ चीजों के पत्तियां डाल दी जाती हैं, जैसे कि इमली की पत्ती हुई या बांस की पत्ती हुई। सबसे ज्यादा बांस की पत्ती इस्तेमाल होती है। तो ये अगर उसमें डाल करके बनाएंगे तो ये जो गले की हालत खराब करती है ये फिर नहीं करेगी, लेकिन इसका सोंधापन बना रहेगा। यह है सीजन की सब्जी, और इसका इस्तेमाल हर घर में होता है। किसी भी तरह से ये मना नहीं हो सकता कि दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल न हो। हर उस घर में ये बनेगा कि जो हिंदू रिचुअल के हिसाब से दिवाली मनाते हैं। जी पूर्णिमा जी, ये जो ओल की सब्जी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पे थोड़ा सा आप भी बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये तो एक तो पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी सब्जी है, जैसे चंचल जी ने कहा। लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है ये सब्जी। लिवर, जिनका फैटी लिवर हो जाता है और लिवर काम नहीं कर रहा होता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है जिमीकंद की सब्जी। इसके अलावा इसमें आयरन बहुत है, फास्फोरस है, फॉलिक एसिड है, सारे विटामिन की भरमार है, और ये बहुत अच्छा शरीर की सेहत को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। बस एक ही है कि इसमें जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है वो जरा झंझनाट करता है गले में, तो वो उसको इमली के पहले जिमीकंद काट के आप इमली के पानी में भिगो दीजिए तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जिमीकंद कौन सा है आपका। अगर लाल रंग का जिमीकंद है तो उसमें झल जरा ज्यादा होगी, और सफेदी की तरफ है तो उसमें कम होगी। तो हम लोग तो अक्सर सफेद, जो अंदर से थोड़ा सफेद सा दिखाई देता है, वैसा ही जिमीकंद खरीदते हैं, तो वो गले में कम लगता है, गले की मतलब गले में प्रॉब्लम नहीं करता। और थोड़ा खट्टा दही या कुछ भी आप डाल सकते हैं। हालांकि हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा सा ये रक्त पित्त को बढ़ा देता है, क्योंकि ये भूख बढ़ाने वाला है ना, तो पित्त बढ़ाने वाला है, और मौसम भी थोड़ा ऐसा है। लेकिन अल्प मात्रा में खाने में कोई बुराई नहीं है, और इस मौसम में तो इसको खाना ही चाहिए। बिल्कुल, ये इस मौसम की सब्जी है, तभी शायद दिवाली के दिनों में ये इसको बनाना अनिवार्य सा कर दिया गया कि इसका चाहे आप चोखा बनाइए, चाहे सब्जी बनाइए या कोफ्ता बनाइए, जरूरी है इसका बनाना। आलोक कुछ पूछ रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जो पहाड़ पर, उसको गडेरी कहते हैं, बाकी मुझे याद नहीं है कि यहाँ क्या कहा जाता है प्लेन्स में उसको। जो घुइयां या अरवी के बीच का जो बल्ब होता है गोल वाला, वो भी बाद में ऐसा ही
हाँ, तो कचालू सेम कचालू सेम की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। उसे कचालू थोड़ा अलग होता है, पहाड़ में कचालू रतालू, इतना नहीं होता। वो थोड़ा रतालू दूसरी चीज कचालू, है। बहुत सारे हाँ फल हैं, हाँ फल तो बहुत जोशी सारे हैं। जोशी जोशी जी जिसको बोल रहे हैं, आलोक जी जो बता रहे हैं, हाँ। ये हमारे यहाँ कहते हैं बंडा, बंडा और घुइयां। हाँ हाँ बंडा, बंडा, अभी ठीक आपने ठीक, सही याद दिला दिया, बंडा, हमको बंडा तो कहते ये हैं। जो हाँ। बंडा होता है इसमें भी वही गुण होता है जो सूरन में होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ये हल्का होता है। ये इसमें सबसे जी जी इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले ये जहाँ लोगों के पास फालतू जमीनें पड़ी रहती थी तो कहीं भी उठा करके उसके एक उनके को उन्होंने गाड़ दिया, और 1 साल 2 साल तक वो चुप रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं। फिर इन टाइम पे वो निकल करके खुद ही तैयार हो जाता और बोल देगा पीली पत्ती के साथ कि अब हम तैयार है, खोद लो। दूसरा, अब तो इसकी खेती बाकायदे होने लगी है, जो हाइब्रिड आया है। हाइब्रिड और आलू में कोई, आलू और सूरन में कोई फर्क नहीं पाएंगे आप, इतना बकवास कर दिया है अब। लेकिन जो ट्रेडिशनल अपना पुराना था वो आज भी उसी तरह से मजेदार बना हुआ है। तो यह है इसका स्वाद। और इसको मांसाहारी भी बोलते हैं, शाकाहार वाले लोग, पंडित लोग कुछ इसको मांसाहारी भी मानते हैं सूरन को, हाँ, इसलिए वो कि नहीं। देखने में बनने में ये बिल्कुल कलेजी की तरह निकलता है ये। जी। अनन्या, क्या इस पे कुछ कोई डिश है सूरन पे, या हम उसी पे चलें, आगे नदरू पे चलेंगे? नहीं नहीं, मैं अमरीश जी सूरन कमेंट की में एक जाने टिक्की पर एक बताना बात कीजिए, चाहूंगी, ये मतलब भारती तिवारी का एक कमेंट बिल्कुल यहाँ फिक्स चिपक गया है। इसी कमेंट अच्छा। को दोबारा कर दें, या किसी और कमेंट को ऑन करके और ऑफ कर लेंगे तो ये हट जाएगा। हाँ, अब इसे दोबारा दबा दें तो हट जाएगा। हाँ जी। हाँ अनन्या कुछ हाँ, बता तो रही थी। मैं सूरन की टिक्की की रेसिपी बताना चाहूंगी। मतलब सूरन का चोखा और ग्रेवी वाली जो सब्जी बनती है वो तो हम सब बनाते हैं। मैं सूरन की एक टिक्की की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी। तो उसके लिए हम सूरन को अच्छे से छील कर उसको काट लेंगे, उसके बड़े बड़े टुकड़ों में उसको काट लेंगे। और उसको थोड़ी देर के लिए इमली के पानी में भिगो कर रख देंगे उसके, ताकि उसकी वो जो लगता है वो गले में, वो चीज थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें ये सूरन डालेंगे, उसके साथ डालेंगे उसमें थोड़ी सी अदरक, उसमें डालेंगे 4-5 कली लहसुन की, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, जीरा, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे और 2-3 लौंग के पीसेस डालेंगे उसमें। और उसको उबाल लेंगे। उसको तब तक उबाल लेंगे जब तक जो है सूरन अच्छे से गल नहीं जाएगा और उसका पानी सब अब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। और उसके बाद जब ये उबल जाएगा और सूरन अच्छी तरीके से मैश होने लगेगा, पक जाएगा, तो उसको निकाल के उसे ठंडा कर लेंगे। और उसे चाहे तो मिक्सी में चला लें या फिर उसको ऐसे ही हाथ से मैश हो जाएगा वो, उसको मैश करके अच्छे से उसे मैश कर लेंगे। उसके बाद उसमें भुना हुआ बेसन मिलाएंगे। भुना हुआ बेसन इतना मिलाएंगे कि बस उसमें थोड़ी बाइंडिंग आ जाए, वो बिखरे ना। इतना भुना हुआ बेसन उसमें मिलाकर, और उसमें नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। और अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, या उसे अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले डाली है। और उसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना के उसे आप पैन पे जो है हल्के तेल में उसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। और फिर आप उसे सर्व करेंगे, तो ये स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं या कबाब की तरह भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। अंजना जी, अंजना जी, आपके यहाँ जैसे कद्दू का तो बड़ा महोत्सव है, ये सूरन ओल या जिमीकन जो कहते हैं, इसका भी प्रचलन है या नहीं है जर्मनी जी में? नहीं, नहीं है। सूरन आसानी से मिलता भी नहीं है। अभी मैं अपने यहाँ के लिए दिवाली के लिए कल बुक की हूँ कि अगर सूरन आता है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सूरन दे देना। तो वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं दुकान वालों को जान रही हूँ या जानती हूँ, तो पहले से रिजर्व करा दिया। लेकिन कोई पता नहीं होता कि सूरन मिलेगा कि नहीं। लेकिन अरवी यहाँ पे लोग खाते हैं, अरवी का तो अगर प्रचलन है। तो अरवी का सेंट्रल बल्ब अगर आप पता करेंगी तो मेरा ख्याल है वो आपको उसी स्वाद का मिल जाएगा। और जो दर्शकों के लिए कहता हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं कि ये क्या होता है, तो अंग्रेजी में इसको यम बोलते हैं, तो आप इसको यम के नाम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन यम अलग है और अपना सूरन अलग है। यम यहाँ भी अलग है, मिलता वो है, दोनों अलग है। दोनों अच्छा, अलग है। हाँ, यहाँ नाम, लोग, हाँ जैसे मुंबई में मैं देखता हूँ यहाँ लोग यम के नाम से सूरन लाके खाते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन वो दोनों वही में अंतर फैमिली है। एक है, हाँ फैमिली एक है, फैमिली एक है। फैमिली, फैमिली एक है। अच्छा, तो ये भी फर्क है। हाँ हाँ। जी। तो ये अच्छा, अब हम लोग एक तीसरी सब्जी है, उसकी भी शुरुआत हम चंचल जी से ही करेंगे। कमल ककड़ी। मैं कश्मीर जब पहली बार गया था 80s में, तो वहां नदरू कहते हैं और नदरू की यखनी बनाते हैं और शानदार बनती है, बड़ा स्वाद होता है उसका। हम लोग क्या, मैंने उत्तर भारत में कम खाने का प्रचलन देखा अपने दौर में।
आपके यहाँ क्या स्थिति है, कमल ककड़ी का क्या इस्तेमाल है? नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं है। उसकी वजह है कि ये ठंडी जगहों के लिए ये ज्यादा मुफीद चीज मानी जाती है, और हमारे यहाँ ठंड एक सीजन में आता है, इसके बाद तो आता नहीं। लेकिन वो लोग फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के और काफी हद तक जो हम ठंड में गुजारते हैं वो उनके यहाँ पर ये आराम से चल जाता है। कश्मीर वगैरह, हिमाचल है, कश्मीर है, इन जगहों पर तो उन लोगों के लिए ये चलता है। उसमें कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका सूप बनाते हैं, उसके सब्जी बनाते हैं, वगैरह वगैरह कई कई चीजें हैं उनकी, जिसमें सौंठ और सौंफ दो चीज जरूर मिलाएंगे, बगैर इसके उनकी वो ककड़ी बन नहीं सकती। ये उन लोगों का है, रीजनल है एक तरह से, लेकिन वो पूरे यूनिवर्सल नहीं। सौंफ और हींग का इस्तेमाल ज्यादातर सब्जियों में वो करते हैं, कश्मीरी जी कश्मीरी पंडित जी। हाँ। तो ये दोनों ही मेरे ख्याल से बात को खत्म करते हैं। ये क्या कहते हैं, पूर्णिमा जी आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। कमल ककड़ी अपने यहाँ कम प्रचलित है, लेकिन ये सही बात है कि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा ये खाई जाती है। बहुत और ज्यादा। कश्मीरी पंडित भी हो या मुस्लिम फैमिली हो, नदरू की सब्जी, नदरू की यखनी बहुत ज्यादा मशहूर है। क्या है इसकी विशेषताएं? देखिए, इसकी विशेषताएं तो मैं कहूंगी जरूर, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली से शुरू होकर के और पूरा मेरठ, आगे मोदी नगर और मेरठ और पूरी बेल्ट जो है, जो गन्ने की बेल्ट है, वहां तक तालाब ही तालाब पहले थे। तालाब कम नहीं थे हमारे यहाँ, और जहाँ तालाब थे वहां सिंघाड़ा भी होता था, कमल भी होता था, है ना। और ये कमल जहाँ पे होता था वहां कमल ककड़ी खाई जाती थी। अब हमने तालाब तो पाट दिए हैं, तो तालाब को पाट करके हमने मकान खड़े कर दिए हैं, तो अब हमें मैदानी इलाकों में तो कमल ककड़ी कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। अब वो कश्मीर में तो वो ना चाहते हुए भी उनको कुछ ना कुछ तो जलाशय रखने ही है बचा के, तो उनके यहाँ तो भरमार भी है जलाशयों की, और पानी भी अच्छा है वहां पे, तो वहां पे कमल बहुत अच्छा है। लेकिन कमल ऐसा नहीं कि केवल कश्मीर का ही था, कमल तो सब जगह था। हर मंदिर के पास एक तालाब होता था और उसमें कमल जरूर होता था, है ना। तो हर गांव में तालाब होता था, उसमें कमल जरूर होता था। तो कमल ककड़ी अमूमन खाई जाती थी। ठीक है, ये प्रचलित नहीं थी ज्यादा, लेकिन खाई जाती थी। और ये अपने यूपी में भी खाने का इसका पूरा रिवाज था कमल ककड़ी का। और पंजाब के जो लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। मैंने अपने जो पंजाब सर्किल के जो लोग हैं, मेरे जान पहचान में जो सहेलियां हैं, उनके यहाँ ये बहुत बनती थी। उनको वो इसको बोलते हैं, है ना, कि भेड़ की सब्जी खानी है। और वो इसको मतलब भरमा भी बनाते हैं, भून के भी बनाते हैं, अचार में भी डालते हैं, और जैसे और सब्जियां बनती है वैसी भी बनाते हैं, कोफ्ते तक बना लेते हैं वो इसकी। तो ऐसा नहीं है कि इधर भी चलन बहुत था, पंजाब में भी और हमारे इधर भी, जहां जहां तालाब थे वहां ककड़ी खाई जाती थी। विशेषताएं तो इसकी बहुत ज्यादा है। जैसे एक मछली के अंदर, मछली का मांस अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन है और वाटर प्रोटीन है। वाटर प्रोटीन बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वही बात बिल्कुल कमल ककड़ी में है। और सिर्फ कमल ककड़ी की बात ही ना करिए, कमल ककड़ी का जो कमल गट्टा है जिसमें बीज लगे होते हैं कमल के, वो उनको हम फुलाकर के उनके हम जो मखाने बनाते हैं, वो मखाने तो व्रत में भी खाए जाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी प्रोटीन है। तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, सब भरपूर है। ये पोषण के लिए इसमें हर चीज है। तो हमें ये अब खाने का चलन लोगों में कम हो गया है, पर अगर लोग बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। पर हाँ, ये तो मुसीबत है कि हमने तालाब खत्म कर दिए, तो अब कहाँ से लाएंगे? कश्मीर से ही मंगाना पड़ेगा, या ऐसी जगह जहाँ जलाशय बचे हैं वहीं से आ सकती है। हमने तो अपने मुजफ्फरपुर खत्म कर, मुजफ्फरपुर से मिलता है। ये दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कम खाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो इसका प्रचलन बढ़ेगा। और कश्मीर में जो डल लेक है वहां फ्लोटिंग गार्डन है जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। डल में अब कभी आप जाइए, बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। तो वहां मैंने देखा, इसका कश्मीर में तो प्रचलन है, लेकिन डल लेक में निकालते हुए भी मैंने देखा। हमें लगता है कि यह अनन्या कुछ इसके बारे में, नदरू की सब्जी कुछ बताने के बारे में बताएंगे? हाँ, मैं नदरू की यखनी जिसकी अभी आपने बात की, मैं उसी के बारे में बताना चाहूंगी। तो नदरू की यखनी के लिए हम नदरू के बड़े बड़े पीसेस काट लेते हैं उसको। हाँ, इसका कुछ और नाम कहीं कहीं है, मेरा ख्याल है भसिंडा किसी को बोलते हैं,
कुछ और भी जगह अच्छा। हाँ नाम हाँ, होते हो तो इसी वो को भी बोलते हैं। बताते चलें तो अच्छा रहता है सुनने वालों के लिए। हाँ हाँ, हाँ तो आप बताएं। मैं इसकी वही रेसिपी बताने जा रही थी। तो नद्रू को या फिर कमल ककड़ी को हम इसको बड़े बड़े पीसेस में डायगनली काटते हैं इसको, और उसके बाद इसको हल्दी के पानी में हल्दी डाल के इसको उसके साथ उबाल लेते हैं, एक उबाल आने तक, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए इसको ब्लांच कर लेते हैं उसमें। और उसके बाद इसको पानी से निकाल के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरे बर्तन में नद्रू को लेंगे और थोड़े से तेल के साथ आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन बस इसको इतना भूनना होता है कि इसमें कलर ना आने पाए, और उसको उतना भून कर इसको निकाल लेंगे। थोड़ा क्रिस्प हो जाती है ऊपर की स्किन इसकी। उसके बाद एक बर्तन में पानी डालेंगे, उसमें ये नद्रू के पीसेस डालेंगे, और उसके साथ उसमें डालेंगे दालचीनी, 6 से 8 काली मिर्चें, 4-5 लौंग के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, और उसमें डालेंगे 2-3 लहसुन की कलियां, उसको कूच कर डालते हैं। वो डालकर उसको पानी डालकर उसको अच्छे से उबाल लेंगे, और नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए करीब ढककर पकाएंगे, जब तक नद्रू जो है सॉफ्ट ना हो जाए थोड़ा। फिर इसके बाद इसमें करीब एक बड़ा कटोरी इसमें फिटा हुआ दही डालेंगे। दही डालकर तुरंत चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। और उसके बाद इसको उबाल आने तक, जब तक दही पक ना जाए, इसको पकाएंगे। जब ये पक जाता है तो उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी के डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें जाता है पुदीने का पाउडर। पुदीना सुखा के उसका पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं, पुदीने की पत्तियों का। और वो डालकर इसको 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक इसका घी जो है ऊपर तैरने लगे। घी जब ऊपर तैरने लगेगा तो इसका मतलब है कि ये सब्जी पक गई है और सब्जी तैयार है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। जी, किसी ने नदरू की पिक्चर की भी बात कही है। कमल ककड़ी ये मशहूर है, हमने अभी अपने फेसबुक पे भी डाली हुई थी। अब यहाँ तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा, वरना मैंने दिखाया था कि कैसा होता है। अंजना जी, आपके यहाँ भी क्या है स्थिति विदेशों में ऐसे? नहीं, कमल ककड़ी भी हमारे यहाँ नहीं मिलती है, और कमल ककड़ी का अचार मिल जाता है, जो अच्छा। पचरंगा अचार आता है उसमें कभी कभी उसमें कमल ककड़ी मिली होती है बस। अंजना जी के लिए लेकिन कई दर्शकों ने अलग अलग जगह से इसमें संदेश डाले हुए हैं कि आपको ओल कहाँ मिल जाएगा। नीदरलैंड में मिल जाता है, और आप अमेजोन पे डालें तो आपको सूरन मिल जाएगा। जी 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 तमाम लोग इस पे संदेश डाल रहे हैं। जी, लेकिन पहले से मंगाना पड़ता है, हाँ, और हाँ, सूरन मिल वो जाता तो है। लेकिन 20 साल पहले नहीं मिलता था आसानी से, भाई नहीं जब तब ऑनलाइन का जमाना नहीं था तब नहीं मिलता था। अभी तो सब मिल रहा है। और एक पूर्णिमा और जी चीज ये, है हाँ इसमें, पूर्णिमा जी या चंचल जी बताएंगे, ये जितनी सब्जियों का हम जिक्र कर रहे हैं इन सबका अचार भी बनता है। ये सारी अचार वाली सब्जियां हैं। इसमें जी जी बिल्कुल का भी अचार बनता है, कमलगट्टी का भी अचार बनता है। जी बिल्कुल। हाँ, ये पूर्णिमा जी, ये तीनों जो सब्जियां हैं ये बड़ी अलग किस्म की हैं। बहुत सारे लोग ओल को छोड़ दें, ओल तो हमारे त्योहार से जुड़ा हुआ है सूरन, तो उसको छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर लोग बनाते नहीं, खाते नहीं। जैसे अभी बता रहे थे कमल ककड़ी वाला, ये इधर की तरफ पॉपुलर नहीं है। जो तालाब वाली बात तो अलग है, तालाब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते हैं। सिंघाड़े का तो प्रचलन खूब है, सिंघाड़ा खूब खाया जाता है, हाँ लेकिन कमल जी ककड़ी का नहीं है। और मेरे ख्याल से जो चंचल जी बनारस में रहे हैं वो तो देखते रहे कि वहां भी काफी ज्यादा तालाब रहे, काफी प्रचलन रहा है। लेकिन कमल का नहीं रहा है, बल्कि ओल और कद्दू, ये दोनों बहुत जी जी ज्यादा। कद्दू का तो मुझे बहुत लगता है बहुत कि ज्यादा। बनारस में कद्दू के बिना तो बनारस चलता ही नहीं है। जो मुझे नहीं लगता है नहीं पूरी बगैर पूरी कचौड़ी, पूरी हाँ कचौड़ी के सुबह साथ कद्दू। और सुबह 4 बजे। जो आपने बेडमी वाला बताया वो भी मैंने देखा है, पराठे वाली गली चांदनी चौक में जो है, जी वहां पे कद्दू का बहुत इस्तेमाल होता है। और कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा मशहूर है। अपनी तरफ थोड़ा सा कम इस्तेमाल है, शहरी समाज में कम है। गांव में जो न्योता में भी दिया जाता था, आपको ध्यान होगा चंचल हाँ जी, जी जी कटहल जी और कद्दू। किसी के हाँ शादी ब्याह में बाकायदा 20-25 कद्दू और कटहल, जो है बड़े वाले कटहल बहुत बड़े आते थे, वो खाना जी मतलब ऐसे उसमें दिए जाते थे आयोजनों में। चाहे तिलक हो, मुंडन हो, या और शादी ब्याह हो, तो इसमें न्योता में भी चलता था। पूर्णिमा जी, एक आखिरी सवाल, ये कमल ककड़ी को लेकर के कुछ भ्रांतियां जो हैं ये क्या हैं, मतलब इसको लेकर के कि थोड़ा सा ये नॉनवेज से लोग इसको जोड़ ओड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ, बस हाँ कि वो जी, देखने में जरा सफेद रंग की होती है, ऐसा लगता है कोई हड्डी पड़ी हुई है।
है ना। जी। एक जो इसका लुक है ना, वो जो शाकाहारियों को थोड़ा सा परहेज करवा सकता है, पर जब उनको पता चल जाएगा ये खाने की चीज है और ये इतने फायदेमंद है, तो मेरे ख्याल से खाना शुरू कर सकते हैं लोग। बस खरीदते वक्त एक ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कमल ककड़ी वो खरीदे जो दोनों साइड से बंद हो, दोनों जो ज्वाइंट बंद हो जिसके। वो अंदर ठीक से है। बिल्कुल साफ रहती है। और उसमें जो भी मिट्टी आ ही जाती है, मिट्टी आ ही मिट्टी जाती रहती है, है। पता नहीं क्या जी जी मिट्टी आ जाती जी, है। मिट्टी बंद रहती होती है। उसमें मिट्टी नहीं होती, उसमें मिट्टी नहीं अंजना जी होती, कुछ कह रहे हैं। जी नहीं अंजना। आप पहले कह रही हैं। खत्म, नहीं नहीं हाँ, आप पहले और खत्म कर लें। अगर बंद वाली नहीं लेंगे तो फिर वो सिलाई से जो साफ करनी पड़ती है ना, उसमें मेहनत पड़ जाती है। इस मेहनत से बचने के लिए भी लोग इसको नहीं खरीदते हैं। मेन बात ये भी, क्योंकि वो अंदर का जो तालाब का जो गंदा पानी का जो कीचड़ का जो कालापन है, वो भी अगर उसमें घुस गया है तो फिर वो बहुत साफ करना पड़ता है। तो लेकिन ये कश्मीरी पर थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा संकट लग रहा है, वो दोनों तरफ से बंद कैसे होगी? एक तरफ से तो काट के निकाला जैसे जाएगा, तो गन्ना, कहीं- जैसे गन्ने का होता है ना, गन्ना आप देखिए तो ज्वाइंट्स हाँ। आते हैं, 2 ज्वाइंट्स के बीच का अच्छा, चीज उसमें है गांठें होती हैं। ये। हाँ, गांठें इसमें भी होती हैं। गांठें होती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, फिर दोनों भी तरफ वो गांठें पहुंच होती जाता है। हर कश्मीरी पहुंच तो जाता परिवार है, में लेकिन उसमें से मिट्टी निकालने के लिए सीख रखी रहती है किचन में। जैसे जी। पैन होता है, चम्मच होता है, उसी तरह से हर कश्मीरी परिवार में ये 1-2 वो रखा मिल जाएगा, वो देखिए जिससे वो कश्मीर निकाल करके साफ कर। जी, देखिए जैसे जी आपने काशी फल को बताया ना कि जो पीला कद्दू है, जो पका हुआ काशी फल है, वो स्टोर के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ। तो जी कमल ककड़ी जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, हाँ बहुत जल्दी ये जी। खराब नहीं होती है। तो ये भी जहाँ ये बहुतायत में होती है तो वहां ये पड़ी भी रहती है, तो वो मेहनत कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मात्रा में अधिक आ रही है। लेकिन जहाँ कम होती है ये, वहां पर क्या है कि मेहनत जो होती है ना साफ करने की, उससे महिलाएं बहुत बचती है, इसलिए भी कम खाते हैं। और दूसरा, देखने में सफेद सी लगती है। मैं ही बचपन में जब देखती थी इसको तो मुझे लगता था ये क्या हड्डियां पड़ी हुई है सब्जी मंडी में, है हाँ, ना। ये तो कई बाद लोग में इसको इसी वजह से नहीं खाते हैं। सही बात है जो पूर्णिमा जी कह रही हैं, बिल्कुल, कि दिखने में ये ऐसा लगता है कि इसको ये खाने लायक नहीं समझा जाता है। क्या क्या ये खाने लायक चीज है? दूर रखो, किचन में मत लाओ। पर पौष्टिक जी। बहुत है। और देखिए हमने जो तीनों सब्जियों की बात करी है, मतलब महिलाएं सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। अगर वो कमल ककड़ी खाती है और अपना ओल खाती है और ये काशी फल भी खाती है, तो उनके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि बालों के लिए जो विटामिन 6 पाया जाता है ना, बी कॉम्प्लेक्स में जो B6 होता है, वो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इन तीनों में वो चीज है, भरपूर है। तो वो आपने एक इससे जिक्र फर्क किया पड़ता पूर्णिमा जी, लिवर के लिए ओल या सूरन खाने का। तो है। लिवर का अगर किसी को तकलीफ हो लिवर की, वो उसको खाने का कोई खास तरीका होगा? कैसे बनाकर खाएं? एक स्वाद के लिए खाना, और दूसरी चीज एक और जोड़ूंगा, क्योंकि पहाड़ की बात आपने की है। पहाड़ पर जो गडेरी की सब्जी बनती है वो भांग के बीज के साथ बनती है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी। उसका भी थोड़ा सा अगर जिक्र कर दें। वो वाली सब्जी तो मैं बरसों बरस पहले खाई थी, और उसके बाद ना मुझे बनाने का मौका मिला ना खाने का मौका मिला है। पर हाँ, ये ओल की सब्जी तो अक्सर मेरी बनती रहती है, इस मौसम में तो जरूर बनती है। और अब मटर भी आ जाता है तो मटर के साथ भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर आप रोगन जोश की तरह बनाना चाहें तो बनाएं इसको, वो नॉनवेज की तरह लगेगी। लेकिन अगर सिंपल तरीके से खाना है तो ओल को आप उबालिए और उसमें उसको मैश कर लीजिए, उसमें नमक मिर्च आपको जो डालना है वो डालिए, और नींबू निचोड़ दीजिए अच्छी मात्रा में। अच्छा। और आप चोखा बनाकर इसका खा सकते हैं। बिल्कुल, ये अगर जिनका लीवर खराब है, उनको मसाला नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, तो वो इसका नींबू के साथ इसका चोखा बना सकते हैं। गले में बिल्कुल नहीं लगेगी ये, और ये लीवर के लिए बहुत फायदा करेगी। एक जोशी जी जो पूछ रहे हैं, आलोक जी, जी। आपके लिए एक गांव का नुस्खा बता दूं मैं, हाँ कि इसके ऊपर गीली मिट्टी, हाँ। सूरन काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके गीली मिट्टी से इसको पूरा वो कर दीजिए, लेप कर दीजिए। लेप हाँ। करके इसको आप रख दीजिए कंडे की आग पर, 1 घंटा छोड़ दीजिए। अपने आप वो तैयार हो जाएगा और मिट्टी पक करके हट जाएगी। आप उसके चोखा बना लीजिए, इसमें कोई मसाला डालने की जरूरत ही नहीं। कच्ची धनिया, कच्चे लहसुन, कच्चे प्याज, अदरक, ये सब छोड़ करके आप बहुत फर्स्ट क्लास का बगैर मसाले के खाइए जी। बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। अंजना जी कुछ आप पूछ रही थी। जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी इसकी तैयारी करते समय मैं अपनी एक जर्मन दोस्त से बात करने लगी, तो उसने कहा, अंजना, वो 70 साल की हैं, तो उन्होंने कहा कि अंजना, हम लोग जानते भी नहीं थे कद्दू को। 70
70 के दशक में वो जब पली बढ़ी या मतलब वो जब यंग थी तो कहती है कद्दू का यहाँ पे बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था, और आज हर जगह कद्दू का सूप इंटरनेशनल फूड के रूप में भी माना जाता है। और इंडिया में कब से कद्दू आया? यहाँ तो 80-90 के दशक में लोग कद्दू खाना शुरू किए हैं। पहले मिलता था, जैसे अपने यहाँ अनानास डिब्बे में प्रिजर्व करके मिलता है कभी, वैसे यहाँ कद्दू मिलता है, खट्टा मीठा थोड़ा सा कद्दू, लेकिन ऐसे सब्जी की तरह कोई नहीं खाता था कद्दू। तो अपने यहाँ इंडिया में कब से मिलने लगा? क्योंकि कद्दू आया तो है अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से, मैक्सिको वगैरह से आया है, तो इंडिया में कब से ये इतना प्रचलित हो गया कि हम लोग मतलब अभी तो उसकी सोच भी नहीं सकते कि बिना कद्दू के भी पूड़ी खाई जा सकती है। चंचल जी आप ही बताएं इसके ऊपर। तो जी, ये एक्चुअली इसकी कद्दू की यात्रा जो है ये हिंदुस्तान की गरीबी के साथ चली। कोलंबस का जो पीरियड आता है, कोलंबस के पीरियड से ये एंट्री लेता है इंडिया में आलू के साथ साथ। अच्छा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से इसकी यात्रा शुरू होती है। ये गरीबों का खाना था पहले, ये अमीरों के लिए नहीं माना जाता था। जिसके घर में ये कद्दू और कोहड़ा ये सब पहुंच जाए तो ये कहते थे कि बहुत गरीब परिवार है ये। उनके यहाँ नहीं था, उनके यहाँ दूसरी और सब्जियों का चलन था। लेकिन ये धीरे धीरे कई रूप से खाया जाता था। जैसे इसको पका करके हलवा भी बनाते थे पहले, जब गन्ने का, जैसे आपने अभी पूर्णिमा जी ने जिक्र किया कि खीर बनती है, उसी तरह से होता क्या था कि जब आप ये बनाने लगते थे, गांव के लोग गुड़ बनाना शुरू करते थे, तो उस कड़ाहे में थोड़ी देर के लिए इसके कद्दू को टुकड़े काट के रख देते थे और निकाल करके फिर उसमें मीठा पना जाता था और आराम से वो हलवे की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोगों को समझ में आई, तो सबसे पहले ये भोजन बना। हमारे यहाँ जातियों के भी भोजन तय हैं। हिंदुस्तान में अकेला मुल्क है दुनिया में कि जहाँ जातियों के भोजन भी तय थे पहले, अब तो सब मिक्स हो रहे हैं। ये पंडितों के लिए था। ये पंडितों ने इसको सबसे पहले स्वीकार कर लिया कि भाई चलो इधर आओ। इसमें एक और खूबी होती है कि ये आंख की रोशनी बड़ी कमाल की देता है ये कुम्हड़े में। तो ये उसके चलते पंडित के यहाँ पूरी और कुम्हड़े की सब्जी चल गई और चलती रही, और आज तक वो रिश्ता बना हुआ है इसका। तो वो बनारस तो इसी तरह से स्वीकार कर लिया है कि चलो भाई सुबह 4 बजे का नाश्ता जो तुमको करना है सात्विक से करो, इसके बाद शाम को देखा जाएगा। ये जो विटामिन की रोशनी की बात हो रही है वो, क्योंकि ये विटामिन ए देखिए, ये जो ऑरेंज कलर है जो आपको गाजर में मिलता है, वही विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में आता है। बिल्कुल। और गुजरात देखिए इसका हलवा बहुत ही प्रचलित है ना, गुजरात के लोग तो कद्दू का हलवा खाना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा बनता भी है। तीनों जो सब्जियां हैं ये अपने होटल उद्योग में कैसी चलती है, अनन्या से पूछेंगे। ये तीनों सब्जियां कितनी मांग होती है, कद्दू की, सूरन की और कमल ककड़ी की? क्या मांगते नहीं है लोग, या ऐसी सूप उप की तरह भी चलता है? अनन्या। सूरन तो होटल्स में यूज नहीं होता है। सूरन आपको बहुत ही शायद ही किसी होटल में देखने को मिले, लेकिन कमल ककड़ी और कद्दू का यूज होता है। मैंने जैसे बताया कि कद्दू जो है सिर्फ इंडियन क्विजीन में नहीं, कॉन्टिनेंटल क्विजीन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसको पास्ता की स्टफिंग की तरह भी यूज किया जाता है, तो कद्दू का तो काफी यूज होता है। और कमल ककड़ी भी जो कश्मीरी क्विजीन के रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर आजकल चिप्स की तरह, क्योंकि इसके चिप्स जो होते हैं बहुत हेल्दी माने जाते हैं, तो उसको बेक करके इसके चिप्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। और इसकी जो यखनी बनती है ये होटल्स में आपको मिल जाएगी। ये आजकल लोग इसको मांगने लगे, और इसके नदरू के चिप्स तो बहुत पॉपुलर हैं। ये अब काफी मिलते हैं और लोग काफी खाना पसंद करते हैं इससे। और एक चीज अमृत ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी कद्दू आया कहाँ से हो, उससे कोई अब यह है कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का कद्दू का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन नंबर 1 है और भारत नंबर 2 है। इतना कद्दू यहाँ हो रहा है। और हमें लगता है कि आज भी गरीबों का सबसे सब प्रिय सब्जियों में से गरीबों की भी कद्दू एक है। बाकी तो ठीक है, क्योंकि जो अभी भी गांव के अंदर कद्दू के बिना तो आप हर झोपड़ी के ऊपर आपको कद्दू की बेल मिलेगी। और मैं यही नहीं, मैंने विदर्भ में जाके देखा, वो इलाका जो भुखमरी जो का इलाका जहां कपास किसान आत्महत्या दे रहे, सबके छतों पे कद्दू फैला हुआ था। तो कद्दू को तो हमें लगता है कि लोगों ने एक सरहारा की भी सब्जी के मान करके अपना ही लिया है। जी जी
अभी इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है और हो चुका है कि होता क्या है कि अगर आपने 5 किलो 4 किलो से नीचे तो कुम्हड़ा मिलेगा नहीं, और आपके घर में मुश्किल से आधा किलो की खपत है, तो जो काट करके रखते हैं उसका सब्स्टिट्यूट आपके पूसा इंस्टीट्यूट ने दिया कि आपको छोटे कुम्हड़े, छोटे लौकियां ये सब मिल जाएंगे जो पाव पर भर की होंगी। पिछली बार मैं फंस गया, दिल्ली जाता हूं तो वहां से सब्जी के बीज ले आता हूं, तो त्यागी साहब हमको दे दिए क्या, और बोले कि यार तुम जरा संभाल करके इसको चेक करते रहना, इंतजार मत करना कि तुम्हारे गांव की तरह के बड़ा सा होगा तब जाकर के इसको तोड़ो। अब खैर वो बोले कि छोटा छोटा होगा तभी निकाल लेना, और साहब मैं इंतजार करता, मेरे दिमाग से वो निकल गया, और जब पता चला कि तोड़ करके आया घर पे तो किसी काम का नहीं रहा, वो इतना ज्यादा वो बूढ़ा हो चुका था। तो ये चीजें अब सरकार भी इस तरफ अच्छा ध्यान दे रही है कि आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको काट करके न रखें, जितना लें उतने में ही खत्म करें। इसी से दिलचस्प एक और हल्का सा किस्सा सुना दूं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसके उल्टी समझ गई। उसने क्या किया कि आलू का एक प्रजाति ऐसी विकसित किया जो 4 किलो 5 किलो का होता, और हमारे यहाँ कुछ साहब शौक में ले आकर के लगा तो दिए और 3 किलो 4 किलो का निकला। अब लेकिन एक आलू की खपत एक परिवार में कहां से होगी, तो अब वो उनको फिर वापस करना पड़ा। किसी तरह से उन्होंने उसको बेचा और वो भी ले गया सस्ते रेट पर कि जो चिप्स बनाने वाले लोग हैं। अब इस तरह की जो चीजें हो रही हैं तो अब काफी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर विभाग भी अब काफी थोड़ा सा समझदार हो गया है, लोगों के बारे में सोचने लगा है। जी, कद्दू की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो काट के सब्जी वाले बेचते हैं। आप बड़ा ध्यान से देखिए कि वो काट के, लौकी नहीं बेचते हैं, कद्दू की सब्जी काट के बेची जाती है। ये पहली सब्जी मैंने देखा। कद्दू और कटहल दो सब्जियां हैं जो काट के, कद्दू और कटहल दो चीजें हैं जिनका आकार इतना होता है कि वो काट के। नहीं, आप बंगाल, और अच्छा एग्जाम्पल है कि बंगाल में आपको बैगन भी काट करके मिलेगा। इसलिए कि हर घर में 3 तरह 4 तरह की सब्जी बनती है और उनको 3 लोगों के लिए बनाना है। चौड़ी जो बनाते हैं कहेंगे कि थोड़ा सा काट के दे दो, तो रखे रहता है, काट करके थोड़ा सा डाल दिया उसमें। जी कुछ कह रही जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कद्दू और चुकीनी दोनों विषाक्त भी हो सकती हैं, तो क्या कड़वी चुकीनी अगर हमारे पास आ जाती है या कड़वा कद्दू, तो उसे हमें फेंक देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल फेंक देना चाहिए, बिल्कुल फेंक देना चाहिए। वो उसमें कोई गुंजाइश मत रखिए कि उसको रखना है, वो किसी नहीं, काम का नहीं लोगों होता, को नहीं पता होता। जी 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 जी, वो पॉइजनस हो जाता है। तो ये क्या पहले कच्चे में उसको टेस्ट करके बनाना चाहिए क्या हर बार? हमेशा क्या ऐसा है? अच्छा जी अच्छा जी। नहीं, कई बार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि काटने में मामला, जैसे खीरे का देख लीजिए, खीरे को जब काटेंगे ऊपर कड़वा होता है तो उसको दूर करने के लिए ऊपर उसको नमक रख करके घिस दिए। दूसरा कि अगर आप चाकू से खीरे को छील दिए और फिर काटेंगे तो उसमें खतरा रहता है कि वो उसका पॉइजन जो है निकल नहीं पाया है। लेकिन अगर खीरे को छिलके के साथ काट के खाइए तो कहीं भी पता नहीं चलेगा कि कड़वा है कि नहीं है। लेकिन ये पहाड़ पे नहीं होता है चंचल जी, पहाड़ पे जो बड़े बड़े खीरे होते हैं वो लोग मैंने कभी नहीं देखा कि नमक लिखकर रगड़ते हैं, वो तो सीधे रायते में जो इस्तेमाल होता है। पहाड़ का वो बड़ा खीरा हाइब्रिड के अब आ गए ना, हाइब्रिड के जो ट्रेडिशनल है, वो हाइब्रिड नहीं, पुराना खीरा पहाड़ का होता है, बहुत बड़े आकार। जी जी, अच्छा मौसम बड़े आकार, 2 किलो 2.5 किलो का एक खीरा मीठा होता है। अच्छा, अच्छा इतने बड़े बड़े, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि 2.5 किलो 2 किलो वो उसकी बड़ी बनती है, उसकी बड़ी बनती है पूरे बरसात में, उसकी बड़ी बनाई जाती है। जी जी जी। वहाँ कमल रायता उसका, कमल का फेमस है, कमल ककड़ी की भी बड़ी बनती है पहाड़ में। जी जी, हिमाचल में भी बहुत बनती है। और मैं कद्दू के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। कद्दू जो है, जो लोग बहुत पतले दुबले लोग होते हैं, तो अगर अच्छी मात्रा में कद्दू खाएंगे तो उनका मोटापा चढ़ने लगता है। तो जरा मोटे लोग संभल के खाएं और पतले लोग उसको खूब खा ले तो वो बैलेंस रहेगा। ये तो आलोक जी को जरा जोर से बता दीजिए, आलोक जी को बता दीजिए जी। या तो इसका आलू जैसी क्वालिटी नहीं तो है, आलू जैसी नहीं हो चंचल जी, पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन, बात चले गए इसलिए लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वास्थ्य ठीक है अपना। एक सवाल पूछना है, लोग पूछ रहे हैं, भले कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसका जवाब दे देना अच्छा रहेगा। लोग कह रहे हैं ये जॉन्डिस की बीमारी का हल्दी से क्या संबंध है? हल्दी नहीं खानी चाहिए क्या जॉन्डिस में? जी जी, नहीं खानी चाहिए।
पूर्णिमा ये जी भी लीवर के साथ इसका हाँ, बताइए। अटैचमेंट है। अच्छा, हल्दी जो है ये सर्टेन पॉइंट तक वो लीवर चाहता है, इसके बाद तो फिर वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए जब जॉन्डिस होता है अच्छा। मेनली ये लीवर की प्रॉब्लम होती है जॉन्डिस, उसमें इसको नहीं लेना अच्छा। चाहिए। अच्छा, लोगों पूर्णिमा को जी ये और भी कोई इसकी क्या क्या वजह है? हल्दी और लीवर इसकी जॉइंटिस की जी जनरली बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जॉइंटिस में जो लीवर अफेक्टेड रहता है तो वो हल्दी जो है थोड़ी गर्म तासीर की है ना, तो हल्दी नहीं अच्छा। खानी है जी। अच्छा, मतलब ये भ्रम हल्दी नहीं है। लोग कहते हल्दी हैं नुकसान कर शायद सकती है, हल्दी भ्रम है। नुकसान जी, कर जी। सकती है, ये तो ये मान भ्रम लेना चाहिए कि हल्दी भी नुकसान कर सकती है, ये हम हाँ, लोग ये को नहीं परंपरा पता। में कहा गया है कि जी, नहीं जी, करनी है, वो कुछ सोच विचार के कहा गया है, इसलिए उससे सावधान रहना कोई हर्जा नहीं है। जी। तो हमें लगता है कि आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जाए। काफी समय हो गया और कोई सवाल जवाब तो है नहीं, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते रविवार के दिन, भोजन के बाद, भोजन पर बात। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।